बार क्या है, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में एक अलग फॉर्मूला अपनाया है। ये जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं डजंट मैटर, आपने हर एक क्वेश्चन में कितनी % एक्यूरेसी दी है वो आपको ज्यादा ध्यान देना है। समझ रहे हो गया, कैलेंडर हो गया और रैंकिंग हो गया। इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे तो एक बार के लिए इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जो मेजर टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दी है, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देने हैं। समझ रहे हो। जैसे मैंने सिलेक्शन पोस्ट और का ग्रेजुएशन लेवल और सीजीएल एग्जाम दिया था, तो उससे मैं आपको आइडिया दे रही हूँ मोटा मोटा कि आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप सब लोगों ने भर दिए होंगे। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, सबसे पहले जाकर फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते साइट पर एरर हो जाता है, जिस वजह से कई लोगों के फॉर्म भी नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, अब सीधा हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की इस एग्ज़ाम में वर्दी पाने के लिए क्या हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, नए पैटर्न के हिसाब से हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और थोड़ा सा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। मोटा मोटा आइडिया हम लगाएंगे कि किस हिसाब से आपको कितना आपको टारगेटेड स्कोर रखना है, ताकि आप वो टारगेटेड स्कोर अचीव कर पाओ एक बेस्ट गाइडेंस में रहकर, और इस बार जो वर्दी आपका जो एक सपना है वर्दी को पाने वाला, वो आप अपनी तरफ से पूरा कर पाओ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट गेट स्टार्टेड। सब बात तो मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली पुलिस की 7565 पद की ये जो भर्ती है ना, ये बहुत बड़ी भर्ती है। लास्ट भर्ती आप 2023 की बात करो तो 7400 समथिंग थी। 2020 यानी हमारी भर्ती जो 5500 समथिंग थी। तो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा भर्ती का यही देखा गया है, और ये हर एक स्टूडेंट जो अभी तक तैयारी कर रहा है उसको बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ रहा है। तो आप एक उस फेज से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि आप एक सिविलियन से पुलिस पर्सनल बनने का एक सफर सही गाइडेंस में सही तरीके से आसानी से पा लेंगे, अगर आप कंटिन्यू रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और एक दी गई गाइडेंस को फॉलो करें। ठीक है, तो ये जो भर्ती है ये आपको आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलेगी। इतनी ज्यादा भर्ती इस बार जो आई है वो बहुत बड़ा आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी भर्ती, या फिर हम कहें तो नेक्स्ट जो भर्ती है आपको लगभग 2027 तक देखने को मिल सकती है। काफी सारे स्टूडेंट तब तक एज ओवर भी हो जाएंगे, तो ये मौका आप इस बार हाथ से मत जाने देना। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में, आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बेसिकली इसमें आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि मैम हमने कभी कंप्यूटर पर टेस्ट ही नहीं दिया, तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा इसमें कोई रफ एंड टफ वर्क नहीं है। बहुत ईजी तरीके से आपका सीबीटी एग्जाम होता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट आपका इसमें जीके रहता है, जो कि पूरे पेपर का 50% वेटेज कवर करता है। उसके बाद में आपका रीजनिंग रहता है 25 नंबर का। उसके बाद में आपका मैथ्स रहता है 15 नंबर का, और आपका लास्ट में सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर 10 नंबर का। तो सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है। 1.5 घंटे या 90 मिनट आपको दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 भी रहती है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने सीबीटी एग्जाम पास कर ली है, आपका जो है आंसर की रिलीज हो जाती है, और आपके जो भर्ती का 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। अब जब आपका फिजिकल होता है, अलग अलग ग्राउंड अलॉट कर दिए जाते हैं आपको, वहां पर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। 3 इसमें आपकी इवेंट होते हैं, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होते हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका इवेंट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ओवरऑल अगर आप सिविलियन से पुलिस पर्सनल बनने जा रहे हैं, तो इन 4 फेज से आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं आपकी इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग ये ही एकमात्र वीडियो होने वाली है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। बिफोर आई स्टार्टेड मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको नहीं देखनी है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो जिस भी टीचर, जिस भी मेंटोर, या जो भी आपको लग रहा है कि ये अच्छा गाइड करता है या करती है, उसकी वीडियो आपको देखकर अपने हिसाब से अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, हर कोई आपको गाइड कर सकता है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, पर बनाना आपको अपना टाइम टेबल खुद है, और उससे खुद से फॉलो करना है और कंटिन्यू रहना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बेसिक सी बात बताती हूँ। देखो, अभी फॉर्म इसके चल रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट है। अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर, और उसके बाद दिसंबर। एग्जाम आपकी शेड्यूल्ड है
दिसंबर जनवरी में होगी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। इतना ही वेरिएशन आपके एग्जाम में आया है। मोटा मोटा देखें तो आपके पास में 2.5 महीने बचे हैं, इससे ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं। ठीक है, अभी करना क्या है आपको, जो आपका सबसे पहले तो जो आपका पेंडिंग सिलेबस है उसको आप करने की कोशिश कीजिए। और सिलेबस कभी भी आपका 100% नहीं होगा, आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट 60 to 70% कवर करने की कोशिश करनी है। जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 60% कवर हो जाए, उसके बाद में आपको हर एक टॉपिक के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने शुरू कर देने हैं, यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस से आप एग्जाम में अच्छा आउटपुट देंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी जो आपका रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक के। अब क्या कर सकते हैं आप टेस्ट लगा सकते हैं, आप मॉक लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का इसमें वेटेज आपको नहीं देखना है। मैं बात कहूँ प्रीवियस ईयर का, अब इसमें कुछ भी रोल नहीं रहा है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, एसएससी का जो नया पैटर्न है, उन्होंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम करवा दिया है, सीजीएल का एग्जाम करवा दिया है, अभी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम अपकमिंग है। तो इनमें से मैंने सिलेक्शन पोस्ट और का ग्रेजुएशन लेवल और सीजीएल एग्जाम दिया था, तो उससे मैं आपको आइडिया दे रही हूँ मोटा मोटा कि आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो पुराना पैटर्न था वो आपको फिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, फिक्स एक इनका पैटर्न होता था। हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर को उठाकर ऐसे कैसे चिपका दिया जाता था, केवल डेटा चेंज किया जाता था। अगर मैं एक अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ एग्जाम में एसएससी की, और अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो मैं लास्ट 2 to 3 ईयर का अगर पीवाईक्यू देख कर जाऊंगी तो उससे मुझे फायदा होगा। पर अब जैसे ये नया वेंडर आया है, इन्होंने अपना एक नया तरीका अपनाया है। टीसीएस से पहले सीफी था 2017 तक, 2018 में टीसीएस आया। टीसीएस ने अपना एक अलग पैटर्न रखा। टीसीएस के बाद में 2025 में इडिक्विटी आया। अब इडिक्विटी अपना एक अलग पैटर्न रख रही है। इडिक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है क्वेश्चन को लेंदी बनाने का। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर ये लेंदी सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में टाइम लिमिटेड है। इससे हमारे एग्जाम में अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस भी कम होंगे। इससे आपको अपनी हर एक एग्जाम की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नया पैटर्न है वो लेंदी क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिक से हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप एग्जाम में एलिमिनेशन नहीं लगा पाओगे। हर एक क्वेश्चन इतना लेंदी बन रहा है। जीके तो पूरा ही थ्योरी है, आप सभी समझ सकते हैं। रीजनिंग को भी इतना थ्योरेटिकल बना दिया है। मैथमेटिक्स के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए हैं कि आपके पास में टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडेशन है, तो आप कितना ही अटेम्प्ट करोगे। तो उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आपकी होगी, आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन से भिड़ पाओगे। भाई एक रटी रटाई चीज़ जो हम पढ़ते आ रहे हैं और वो हमें एग्जाम में नहीं देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है। और अगर हमने एक ही सब्जेक्ट में, क्योंकि देखो सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है, हर एक एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ एग्जामिनर किसी एग्जाम में ऊपर से कोई क्वेश्चन पूछ ले, जो बेसिक सी चीज़ है वही पूछ ले, और कुछ एग्जामिनर उस सब्जेक्ट में किसी एक टॉपिक की नब्ज से क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें क्या करना होता है कि हम अगर बेसिक से किसी सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है तो हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एटलीस्ट क्वेश्चन को नहीं भी कर पाए तो हम एलिमिनेशन ज़रूर लगा पाएंगे कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है, जो रिमेनिंग है वो हो सकता है। समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी एग्जाम का देखो, मैं थोड़ा सिलेबस बताऊं तो इसमें आपका जो जीके सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। तो जीके को किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, देखो अगर सीजीएल एग्जाम की बात करूं जो मैंने दिया था, या फिर सिलेक्शन पोस्ट की अगर बात करती हूं, तो दोनों में 25-25 नंबर की जीके थी। तो जीके में 25 में से 18 क्वेश्चन इतने लेंदी थे। वन लाइनर क्वेश्चन तो कहीं देखने को ही नहीं है। तो आपको हर एक टॉपिक, पहले मैंने जीके के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है कि ये टॉपिक आपके जीके में रहते हैं। अब देखो इस एग्जाम के पैटर्न में मैं बताती हूँ, स्टैटिक का वेटेज बहुत कम है। आपकी जो
दिल्ली पुलिस की जो लास्ट ईयर के पेपर थे उनमें स्टैटिक जीके का वेटेज 15 से 18 नंबर तक का था, बट इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस हिसाब से है। इसमें लगभग सभी जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका जीके आगे डिवाइड हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्निक, स्टैटिक, है ना, और करंट अफेयर, तो इनमें लगभग इक्वल ही वेटेज है और हर एक सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल इन्होंने बढ़ा दिया है। मान लीजिए कोई करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में कोई योजना चलाई गई है जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें कि एक्चुअल में एग्जामिनर ने पूछा क्या है। 5-6 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगा दीजिए। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से और समझ लिया तो आधा हल तो वहीं हो जाता है क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो जीके में आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उनको बेसिक से पढ़ना है। जैसे वन लाइनर आप कोई भी बुक लेके आ सकते हैं, उसमें मान लीजिए आपने टॉपिक शुरू किया है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के बेसिक से लेकर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे। ज्वालामुखी में एपिसेंटर का मतलब क्या है, इंग्लिश में भी वो वर्ड देखिए और हिंदी में भी उसका मतलब क्या है, दोनों देखिए और दोनों याद कीजिए। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है मिट्टी, मृदा और मृदा के प्रकार, तो हर एक मिट्टी को, ब्लैक सोइल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है। अब इसमें मिलान के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मेंटली आपको इस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाना है कि मैं 50 में से नए करते हुए कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन तक कोशिश करूँगी मैं कर पाऊँ अटेम्प्ट। और वो आप जब भी कर पाएंगे जब आपने हर एक सब्जेक्ट में लाइक जीके में अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी हो, अच्छे से बेसिक से पढ़ रखो हो, थ्योरी पढ़ रखी हो, थ्योरी याद कर रखी हो, समझ रहे हो। वन लाइनर या फिर हम कहे तो PYQ लगाने से या फिर हम कहे तो ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से इस बार तो पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकेंड सब्जेक्ट रहता है जो मेजर नंबर का है, वो है रीजनिंग 25 नंबर की। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो 12th बेस की है। देखो जो नया पैटर्न है इन्होंने एक तरीका अपनाया है, लेवल ऑफ क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड किया है। लाइक जो 10th लेवल के एग्जाम है जो ये कंडक्ट करवा रहे हैं बहुत इजी करवा रहे हैं, जो 12th लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट करवा रहे हैं, और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम करवा रहे हैं वो टफ से टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वालिफिकेशन 12th लेवल मांगा गया है, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है वो बात सुनिए। अब जब आप कोई भी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस हिसाब से अटेम्प्ट करिए। देखो अगर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं ही आ रहा है तो उसको स्किप करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि इस क्वेश्चन को स्किप करना एक मूर्खता नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रेटजी के रूप में आपके काम आती है, क्योंकि आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, समझ रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं जैसे रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आपकी 25 नंबर की होती है, तो रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट देखने को जाएगी। इसमें आपके स्टेटमेंट बेस की क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्वानुमान। एक कथन ये और ये उसकी अवधारणा को पूर्ण करता है कि नहीं करता। सिचुएशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन कि आप किसी हॉल में बैठे हैं और हॉल में एक मंडली जो है आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। मतलब सिलेक्शन पोस्ट में कुछ इस हिसाब का पेपर था। सीजीएल की अगर बात करती हूँ तो सीजीएल में भी कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और रीजनिंग में किन टॉपिक पर, किन सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है, बेसिकली हमें सीरीज के क्वेश्चन अच्छे से लगा कर जाने हैं, हमें कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन अच्छे लगा कर जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन अच्छे लगा कर जाने हैं, जिसमें कि संख्या भी चेंज करवाते हैं और चिन्ह भी चेंज करवाते हैं, समझ रहे हो। उसके अलावा हमें रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जो एक सब्जेक्ट होता है उसकी चाइनीज कोडिंग जरूर देख कर जानी है। और चाइनीज कोडिंग में भी ये अगर क्वेश्चन का लेवल टिपिकल बना रहे हैं तो पूरा आपको एक चाइनीज कोडिंग दी जाएगी, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 4 चाइनीज कोडिंग आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है स्किप करने की ज़रूरत है, स्किप कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इक्वल नंबर का है, समझ रहे हो। रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट ही रहेगी। कौन से टॉपिक को आप एक बार के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया और रैंकिंग हो गया। इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे तो एक बार के लिए इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जो मेजर टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दी है, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं, समझ रहे हो। तो रीजनिंग में आप 25 में से 22 नंबर आप आसानी से लेंगे। 2-3 क्वेश्चन अगर आपके फंसेंगे तो वो या तो आप
किसी डिसीजन की परफेक्ट मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वहां अटकेंगे, या फिर आप सीरीज के क्वेश्चन में अटकेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इन्होंने इस बार जो बैंकिंग का पैटर्न भी अपनाया है, एक आध आपको क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का देखने को मिल सकता है, तो थोड़ी बहुत इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करके चले जाना। रीजनिंग में आपके 25 में से 22 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 24 नंबर भी लेंगे, 25 भी लेंगे। भाई ईगो पर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड सब्जेक्ट आपका इसमें मैथ्स रहता है, जो कि आपका रहेगा 15 नंबर का। तो मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स किस हिसाब से पढ़नी है, बेसिक से आपको हर एक सब्जेक्ट अपना क्लियर करने हैं। मैथ्स में जो दिल्ली पुलिस का एक पैटर्न रहता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, उसकी बात करती हूँ। सरलीकरण से क्वेश्चन पूछता है, यानी बोर्ड मार्क्स से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी जानी है। उसके अलावा जैसे परसेंटेज हो गया, एक अगर आप टॉपिक परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसके साथ 4-5 टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। परसेंटेज पढ़े तो उसके बाद में आपका प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा, उसके बाद में आपका इंस्टॉलमेशन यानी किस्त क्लियर होगा, उसके बाद में आपका जो टॉपिक रहेगा वो होगा आपकी जो छूट होती है, बटा होता है, वो आपका क्लियर होगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपका क्लियर होगा। तो एक टॉपिक पढ़ने से 4-5 क्वेश्चन, 4-5 जो टॉपिक है वो आपके सही होते जाएंगे। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आपका जो है, मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव आएगा, तो उससे बढ़िया प्रैक्टिस करके जानी है। तो बेसिक मैथ्स का आपका ये रहने वाला है। मैथ्स के क्वेश्चन हो सकता है, मैथ्स के क्वेश्चन हो सकता है आपसे पहली बार में बन जाए, जहां नहीं बने वहां आपको क्या करना, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करना है। इसमें आपका जो मैथ्स है वो केवल आपका जो है बेसिक मैथ्स रहता है, एडवांस लेवल का मैथ्स नहीं आता। हाँ, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों आपको देखकर जानी है। तो इस हिसाब से मैथ्स बेसिक किसी बुक से करो, किसी टीचर से कर लो, और अपना जो है एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस करते जाओ। थर्ड और फोर्थ इसमें आपका सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं। 10 नंबर का कंप्यूटर है। मेरे कंप्यूटर में 10 में से 7 नंबर थे, और दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर जो है वो एडवांस लेवल का पूछा जाता है। तो किसी भी टीचर, शिवम सर, प्रीति मैम से आप इनकी डेली बेसिस पे क्लास ले लो। 1 घंटे की क्लास लोगे, मोर देन इनफ रहेगी। बाकी किसी बुक की हेल्प ले सकते हो और PDF की हेल्प ले सकते हो। तो ऐसे आप अपनी कंप्यूटर प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये थी, देखो इस बार क्या है, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में एक अलग फॉर्मूला अपनाया है। ये जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं डजंट मैटर, आपने हर एक क्वेश्चन में कितनी % एक्यूरेसी दी है वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। समझ रहे हो? मतलब अगर आपने 10 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कोशिश करना कि 6 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से करो। हालांकि होते नहीं है, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि प्रेशर रहता है, माइंड पर बर्डन रहता है, पर कोशिश करना कि आप एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दो के बजाय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, दूसरा मैं बात कर लेती हूँ आपकी इस बार कट ऑफ के बारे में। तो देखो कट ऑफ की मैं मोटा मोटा आपको कहूँ, क्योंकि देखो पिछली बार जो पैटर्न था वो पेपर 2023 का काफ़ी इजी था 2020 के कंपैरिजन में, और अब जो है पैटर्न थोड़ा अलग है। जैसे ही पेपर का पैटर्न अलग है, जो क्वेश्चन ईजी होगा वो सभी के लिए ईजी होगा, जो क्वेश्चन टफ है वो सभी के लिए टफ होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर है या पेपर जो सेट हो रहा है वो जो बहुत लेंथी हो रहा है, इसमें आपका टाइम बाउंडेशन है। जब हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है तो हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हम सही तरीके से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, दैट मीन्स अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, और अगर अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे दैट मीन्स आपकी मेरिट गिरेगी। तो इस बार आपको मेरिट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूँ, आप अपने आप को जनरल कैंडिडेट मानकर इतना प्रिपेयर करें कि आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप 72 से लेकर 75 के बीच वेरी कर जाओ। ठीक है, आप सिलेक्शन लोगे श्योर 100%। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, अपने आप को जनरल मान के प्रिपेयर करो, आप मेरिट से बाहर नहीं होगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 62 64 के बीच में आप नंबर ले आओ, आप पास हो। इतने नंबर आप अपने माइंड में सेट करो। हाँ, बाकी कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर आपने जनरल मान के अपने आप को प्रिपेयर किया तो आप अपनी कैटेगरी में तो अपनी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो बेसिक जो चीज़ें आपको बतानी थी, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो सारी मैंने आपसे शेयर कर दी। और कोई ऐसा डाउट जो आपके मन में है, इस वीडियो में शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। अपनी तरफ से आपने क्या आपका टाइम टेबल सेट किया है वो भी मुझे ज़रूर बताना। कितना % सिलेबस कर लिया और कितना पेंडिंग है वो भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।